लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन आजकल देश की राजनीति में लड़ाई काम से ज्यादा नाम पर आ गई है। ताजा उदाहरण ले लीजिए, विपक्षी महागठबंधन का नया नाम अगर बिंदु हटा के प्रोनाउंस किया जाए तो इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अब इस पे विवाद छिड़ा हुआ है कि कैसे आप देश के नाम पर राजनीति कर सकते हैं। यहाँ तक कि नीतीश बाबू भी इस पर खफा हो गए। लेकिन क्या आपको पता है कि 2004 में कांग्रेस ने कैसे यूपीए बनाई थी और कैसे अब ये यूपीए बिखर कर इंडिया बन चुकी है? कैसे अब बीजेपी के खिलाफ 2024 में ये इंडिया एक मजबूत हथियार का काम कर सकती है? और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं बीजेपी की और कांग्रेस की जिन्हें अगर सुलटाया नहीं गया तो 2024 का ये चुनाव हाथ से निपट जाएगा? आप देखिए रिमझिम के ये 5 पॉइंट्स। अब सबसे पहला है कि ये यूपीए बना कैसे। अब देखिए, यूपीए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और ये बना था 2004 में। उस वक्त जब लोकसभा चुनाव हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की हार हुई। कांग्रेस 145 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। दूसरे नंबर पर आई बीजेपी 138 सीटें और तीसरे नंबर पर आया लेफ्ट जो कि 43 सीटें जीतकर किंग मेकर बना। बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ मिलकर 14 धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को अपने साथ जोड़ लिया। अब इस गठबंधन के नाम पर जब चर्चा हुई तो बहुत से नाम निकल कर आए, जैसे यूनाइटेड सेक्युलर अलायंस, प्रोग्रेसिव सेक्युलर अलायंस। लेकिन उस वक्त डीएम के प्रमुख एम करुणानिधि ने कहा कि तमिल में सेक्युलर मतलब गैर धार्मिक होता है, आप कुछ और नाम रखिए। फिर चर्चाओं के बाद नाम आया यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसमें 15 दलों का गठबंधन था। ये देखिए सारे 15 गठबंधन के दल। इन 4 लेफ्ट की पार्टियों ने यूपीए को बाहर से समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल भी बाद में यूपीए में शामिल हुए। अब दूसरा है कि ये यूपीए बिखर कर अब I.N.D.I.A कैसे बन गया है। सबसे पहले आप ये टाइमलाइन देखिए। टाइमलाइन देखें तो 2004 में 15 दलों के साथ यूपीए बना। 2006 में तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर टीआरएस अलग हो गई। 2007 में एमडीएमके के वाई को अलग हो गए क्योंकि वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से नाराज थे। 2008 में यूएस के परमाणु डील को लेकर जो 4 लेफ्ट की पार्टियां बाहर से समर्थन दे रही थी वो भी अलग हो गई। और 2009 में पीडीपी और पीएमके भी अलग हो गए। फिर आए 2009 के लोकसभा चुनावों के नतीजे। कांग्रेस ने जीती 206 सीटें और यूपीए की सत्ता में वापसी हुई। इस वक्त तक यूपीए में ये पार्टियां थी तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल। बाद में आरजेडी, सपा और बसपा ने भी यूपीए को समर्थन दिया। अब 2010 में महिला आरक्षण बिल के विरोध में राजद भी अलग हो गई। फिर 2012 में टीएमसी और डीएमके के साथ छोटी छोटी पार्टियां जैसे एआईएमआईएम और जेवीएमपी भी अलग हो गई। फिर आए 2014 के लोकसभा चुनावों के नतीजे जिसमें मोदी की लहर ने कांग्रेस को लगभग साफ कर दिया। कांग्रेस ने अब तक की सबसे कम 44 सीटें जीती। यूपीए टेक्निकली खत्म हो गया। फिर 2019 के लोकसभा चुनावों में तो कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान हुआ और बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले एक बार फिर पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। पीएम चेहरा और सीट फॉर्मूला तैयार नहीं है, पर बस इतना तय है कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ना है। अब 23 जून 2023 को बिहार में विपक्ष की पहली महाबैठक हुई जिसमें 15 विपक्षी दलों का समर्थन मिला। फिर 18 जुलाई 2023 में बेंगलुरु में विपक्ष की दूसरी महाबैठक हुई जिसमें 26 दलों का समर्थन मिला। ये देखिए वो सारे 26 दल जो अभी विपक्षी एकता का जीता जागता सबूत है। अब इस गठबंधन के नाम पर चर्चा हुई तो राहुल गांधी बोले इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, पर राहुल ने कहा कि पहले ममता बनर्जी से मंजूरी ली जाए। चर्चा के दौरान कई नाम सामने आए, जैसे येचुरी ने वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर इंडिया का नाम सुझाया। नीतीश बोले गठबंधन का नाम इंडिया कैसे रख सकते हैं, और नाम आया जैसे पीपल्स अलायंस फॉर इंडिया और प्रोग्रेसिव पीपल्स अलायंस। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और इशारा करते हुए भारत जोड़ो अलायंस का नाम सुझाया। एट लास्ट I.N.D.I.A नाम फाइनल हुआ, पर खबरों के मुताबिक नीतीश नाम और कांग्रेस से खफा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बिहार लौट आए। अब तीसरा है कि बीजेपी के खिलाफ ये इंडिया कैसे 2024 के चुनावों में एक मजबूत हथियार का काम कर सकता है। विपक्षी बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष आसानी से इंडिया बनाम एनडीए का नैरेटिव बना सकता है। साथ ही लोगों को बताया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी इंडिया के खिलाफ है और जो लोग बीजेपी के खिलाफ है वे इंडिया के साथ है। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, एनडीए क्या आप इंडिया को चुनौती दे सकते हैं?
बीजेपी, क्या आप इंडिया को चुनौती दे सकते हैं? अन्य लोग, क्या आप इंडिया को चुनौती दे सकते हैं? उन्होंने आगे कहा, सारा फोकस, सारी पब्लिसिटी, सारा कैंपेन, सारे प्रोग्राम्स इंडिया के बैनर तले होंगे। यदि कोई इसे चुनौती दे सकता है तो देकर दिखाए। राहुल ने कहा कि लड़ाई अब दो राजनीतिक दलों या विपक्ष और बीजेपी के बीच में नहीं है, बल्कि देश की आवाज के लिए है, जिसे खामोशी से कुचला जा रहा है। लड़ाई भारत के विचार के लिए है, इसलिए हम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव यानी I.N.DIA का नाम साथ लेकर आए हैं। लड़ाई एनडीए और इंडिया, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच है। आप जानते हैं कि जब कोई इंडिया के खिलाफ खड़ा होता है तो कौन जीतता है? विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की बौखलाहट तो अभी से ही दिख रही है। यहाँ एक तरफ विपक्षी महाबैठक हो रही है और वहाँ दूसरी तरफ एनडीए की शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें आई सामने, जिसमें एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के 38 दल एक साथ दिखे। अब चौथा है कि बीजेपी ने छोटे दल की पार्टियां जिनके पास कोई सांसद नहीं है, उनको अपने साथ एनडीए में क्यों शामिल किया है, और ऐसी कौन सी बीजेपी की समस्याएं हैं जिनसे निपटना इस वक्त बहुत जरूरी है। बीजेपी से 3 बड़े सहयोगी दल अलग हो गए। पंजाब में अकाली दल, जिसके पास 2 सीटें थी लोकसभा की, बिहार में जेडीयू, जिसके पास 16 सीटें थी लोकसभा की, और महाराष्ट्र में यूनाइटेड शिवसेना, जिसके पास 18 सीटें थी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को कई राज्यों में नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी अब नई स्ट्रैटेजी अपना रही है और छोटे सहयोगियों पर भी ध्यान दे रही है। जैसे बिहार में जीतन राम मांझी, कुशवाहा, वीआईपी के मुकेश सहनी, चाचा पशुपति और भतीजे चिराग को एक कर लिया। महागठबंधन को ये दाव टक्कर दे सकता है। यूपी में राजभर वोट बैंक, अपना दल का कुर्मी वोट बैंक और निषाद पार्टी का वोट बैंक बीजेपी को मिलेगा। पर कुछ समस्याएं हैं जिससे बीजेपी को टेंशन है। जैसे बिहार में बीजेपी का वोट शेयर है 23% और अगर आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस साथ लड़ते हैं तो बनेगा 44%। महाराष्ट्र में शिंदे और उद्धव को अलग करने के बाद भी बीजेपी विधान परिषद और विधानसभा के उपचुनावों में हार गई। अब तो शरद और अजीत पवार को भी अलग कर दिया है, पर शिंदे और अजीत पवार के मतभेद किसी से छुपे नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट मिल गए तो बीजेपी के लिए डबल डिजिट में पहुंचना मुश्किल होगा। यानी बीजेपी का 44% वोट और टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट का मिलाकर 55.7% वोट। कर्नाटक में कांग्रेस का वोट परसेंटेज है 42.9%, बीजेपी का है 36% और जेडीएस का है 13.3%। अगर बीजेपी को बचना है तो जेडीएस से हाथ मिलाना होगा, पर एनडीए मीटिंग में तो देवगौड़ा को न्योता आया ही नहीं। पंजाब में अगर बीजेपी को जीतना है तो अपने पुराने दोस्त अकाली दल को साथ लाना होगा, पर अभी तक इस पैचअप में नाकामयाबी हासिल हुई है। अगर अकाली दल साथ आ भी गया तो भी अमरिंदर सिंह को दिक्कत हो सकती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी को बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 2024 में 50 से 60 सीटों का नुकसान हो सकता है। ऐसे में उसे उड़ीसा और आंध्र जैसे राज्यों में नए सहयोगी की तलाश होगी। साउथ में अभी बीजेपी की नजर वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी को साथ लाने पर टिकी हुई है। अब पांचवा है कि विपक्ष का 45% वर्सेस 55% वाला गणित है क्या। अब देखिए 2019 के लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो बीजेपी ने जीती थी 45% सीटें और अलग अलग विपक्षी दलों ने जीती थी 55% सीटें। अभी इंडिया अलायंस जो बना है वो ये सोच रहा है कि ये जो 55% सीटें जीती थी उनको हम, क्योंकि हम एक साथ हो गए हैं, तो ये सारी जो 55% है वो हमारे खाते में आ जाएंगी। लेकिन इसको करने के लिए बीजेपी के खिलाफ हर राज्य में विपक्ष को एक एक कैंडिडेट उतारना पड़ेगा और यही सवाल है जो अभी हर कोई पूछ रहा है कि आखिर ये होगा कैसे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से 2019 में बीजेपी के 224 सांसद ऐसे थे जिन्हें 50% से ज्यादा वोट मिला था। यानी अगर 2019 में पूरा विपक्ष एक हो भी जाता तो भी बीजेपी के 224 कैंडिडेट्स को हरा नहीं पाता। अब नाम तो यूपीए से बदलकर इंडिया हो गया है, पर कुछ समस्याएं हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। पहला है कि पीएम फेस का चेहरा कौन होगा, कब ऐलान होगा। दूसरा है सीट शेयरिंग के मामले में बंगाल में लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी किसी एक कैंडिडेट का समर्थन कैसे कर पाएगी। ममता और लेफ्ट तो कट्टर दुश्मन है। तीसरा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस किसी एक उम्मीदवार का चयन कैसे करेगी। एक दूसरे को ये लोग बीजेपी की बी टीम बोलते हैं। अध्यादेश पर अभी तक कांग्रेस ने खुलकर आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं दिया है।
चौथा है कि जिसने पिछले कई महीनों से राज्य घूमकर विपक्षी दलों को एक किया, वो नीतीश कुमार बेंगलुरु की मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहीं नहीं दिखे। कहीं कांग्रेस ने उन्हें साइडलाइन तो नहीं कर दिया है? जब नीतीश से पूछा गया कि पीसी में क्यों चले आए तो उन्होंने कहा कि चार्टर्ड प्लेन को देरी हो जाती है, पर प्राइवेट प्लेन तो हायर करने वाले के हिसाब से चलता है ना, तो ये कैसा एक्सक्यूज हुआ? दूसरे बयान में नीतीश बोले कि एक रैली में जाना था इसलिए निकलना पड़ा। अब जिस एकता के लिए नीतीश ने इतने पापड़ बेले, उसके लिए कुछ देर रुक नहीं सके? मतलब कांग्रेस और नीतीश के बीच दाल में कुछ काला है। आपको बता दें कि इंडिया की 26 पार्टियों में से 16 पार्टियों के पास 142 सांसद हैं और 10 पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है। फिलहाल हम लोग एनसीपी के 5 सांसदों को शरद पवार के गुट में ही देख रहे हैं, क्योंकि अब तक इस पर कोई कानूनी फैसला नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक में छोटी बड़ी 38 पार्टियां शामिल हुई। उसमें से 25 पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास लोकसभा में कोई सीट नहीं है। अब देखिए, अभी इंडिया के पास यानी विपक्ष के पास 26 पार्टीज हैं और बीजेपी के पास यानी एनडीए के पास है 38 पार्टीज। अब ये बाकी की और 11 बची हुई पार्टीज कहां जाती है तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।